हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। सभी को पता है मेरे बच्चों कि आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, एक बात और कान खोल के सुन लो, अब की बार जो 2023 बोर्ड का पेपर आएगा सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है। ठीक है, अब की बार 2023 के बोर्ड का पेपर जो भी आएगा सब कुछ बदल चुका है और अब की बार बोर्ड के पेपर में 20-20 MCQ क्वेश्चन हर एक बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का ही रहेगा। 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। यहाँ पे निर्देश समझ सकते हो कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। लेकिन जो आपका खंड अ है उसमें 20 MCQ यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आप सभी को OMR पे हल करना होगा। ठीक है, और OMR कैसा होता है, किस तरीके से भरना होता है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। OMR पे किसी भी तरीके से काटा पीटी नहीं करना है, इरेजर का वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जो खंड ब आएगा 50 अंक का होगा और ये डिस्क्रिप्टिव आंसर होने वाला है। ठीक है, इसको आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है, कैसे लिखना है सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखो, जो भी खंड अ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। यहाँ पे मैं आप सभी को 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूं जिससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक समझना है। ठीक है, समझ में आए वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आओ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी प्रकार इसमें भी 4 यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही दिया जाएगा। ठीक है, उसको चूज करना है, OMR में हल करना है, समझना है। ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को अंत में बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा गया कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजनी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझना है और बोर्ड के पेपर में OMR पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इसको यहाँ पे D को कलर करना है। ठीक है, और कलर करने के लिए आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, अदर किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये आप सभी के लिए यहाँ पे अच्छा सा निर्देश था। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक, उसका डेट बताना है कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उसका मतलब कौन सी तिथि को हुई थी, यानी कि उसका कौन सा सन था। 1788, 1789, 1790, 1787। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी ये सन 1789 ईस्वी की घटना है और इसी सन में ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है और ये बोर्ड के पेपर में पक्का पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से यहाँ पे आप सभी लोग तैयार भी कर लो। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भाई कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, जो नेपोलियन था वो किस देश से संबंधित था, यानी किस देश से रहने वाला था, किस देश का निवासी था, ये बता रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मानो अलग अलग तरीके से बदल करके दे सकता है, लेकिन आप सभी को भ्रमित नहीं होना है, क्वेश्चन का सटीक आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था भाई, जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। कई बार बता रखा हूँ ये जो नेपोलियन है फ्रांस देश से बिलोंग करता था, इसको यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, यानी करो या मरो का नारा जो दिए थे उनका नाम क्या था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो सभी को पता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई, तो महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो एक बात और, यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये भी बताना है कि भाई महामंदी सबसे पहले मतलब कि कब आई थी। ठीक है, सन 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, इसको तैयार करके जाना है। महामंदी का स्टार्टिंग कब से हुआ था भाई, तो सन 1929 के स्टार्टिंग में हो गया था। ठीक है,
ठीक है। और एक बात मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप करके बताओ कि सबसे पहले महामंदी के चपेट में कौन सा देश आया था। ठीक है, इसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अभी छाप करके बताओ, बता रखा हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कोई भी नौकरी है, संविदा पे आती है, तो उसके लिए एक अनुबंध बनाया जाता है कि भाई आप इतने दिनों के लिए या इतने साल के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो आपसी समझौता, गुलामी प्रथा, सशर्त प्रथा या नई दास प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नई दास प्रथा हो जाएगा। ठीक है, नई दास प्रथा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंध व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है फिर बच्चों कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है, सभी को पता होगा भाई। ऑप्शन दे रहा है प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि हम भूमि को बना नहीं सकते हैं। इंसान इस भूमि को, जमीन को बना नहीं सकता है, न हम इसे सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप बोर्ड के पेपर उठा करके देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आप सभी को नजर आएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। यानी कहने का सेंस यहाँ ये है कि मिट्टी का टाइप्स नहीं है, यानी कौन सा ऐसा मिट्टी है जो इस मतलब कि ऐसा मिट्टी में बिलोंग नहीं करती है। काली मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन सीमेंट एक प्रकार का मिट्टी नहीं है, ये एक प्रकार का पत्थर है। पत्थरों को चूर्ण करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है, या केमिकल का इस्तेमाल करके इस सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हम ये मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल मतलब कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि जिसमें रेशे वगैरह होते हैं। ठीक है, पतले पतले जो रेशे निकलते हैं उसमें होते हैं। जूट, काफी, जौ या रबर। तो सभी को पता होगा जो हमारा जूट है, पटुआ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशेदार फसल के नाम से जानते हैं। और एक बात कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ प्यारे बच्चों कि दुनिया का सबसे ज्यादा जूट का निर्माता कौन सा देश है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, अभी छाप करके तुरंत बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। नहीं पता है तब पर ही बताओ, मैं उसको पिन करूंगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, भूदान, भूदान मतलब भूमि दान करने का जो आंदोलन था, सबसे पहले इसको स्टार्ट कौन किया था। ठीक है, इसको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आराम से आप आंसर दे सकते हो। भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। सबसे पहले यही ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है। भारत में पवन ऊर्जा मतलब कि जो हवा से एनर्जी हम किसी भी पवन ऊर्जा को मतलब कि क्या करते हैं, हम मैकेनिकल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सीधे सीधे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा का सबसे विशाल केंद्र कहाँ पे है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। एक बात यहाँ पे ध्यान रखो। ठीक है, एक बात प्यारे बच्चों आप सभी यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ऐसा प्रदेश या ऐसा देश या ऐसा सेंटर जहाँ मतलब खुला हवा हो, ठीक है, जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, बड़े बड़े मतलब कि पर्वत वगैरह कुछ ना हो और आसानी से हवा आए। ठीक है, ऐसा देश कहाँ पे है, ऐसा एरिया कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता अपने मतलब कि गुलामी के बेड़ियों से कब मुक्त हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो जो भी हमारा श्रीलंका था ये सन 1948 में, हमारे आज़ाद होने के जस्ट एक साल बाद ये आज़ाद हो गया था। ठीक है, सन 1948 में। ठीक है, और इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947 ईस्वी के दौरान ये आज़ाद हो गया था इंडिया हमारा। ठीक है, कब हुआ था, तो 15 अगस्त सन 1947 को हो गया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है। ठीक है, जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी लैंग्वेज को समावेश किया गया है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 20, 22, 24 और 26। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी भाषाओं को प्यारे बच्चों? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसको ध्यान में रखना है, ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। ठीक है, जब भी हम ग्रामीण स्तर पर जो भी हम सेवाएं देते हैं, प्रशासनिक सेवाएं देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रशासन, ग्राम सभा या ग्रामोदय। तो उसको हम बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, नोट में, नोटबुक में अपने नोट भी कर लेना है। ठीक है, अगर जो नहीं आ रहा है समझ में तो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है भाई? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज की संस्था है? तो यही हो जाएगा पंचायती राज की, ठीक है, संस्थाएं हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन? सतलुज बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध या सरदार सरोवर बांध? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक नारा लगाया गया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राजनीति एक क्षेत्र है। किस प्रकार का क्षेत्र है भाई? संभावनाओं का क्षेत्र है या विकल्पों का क्षेत्र है या प्रयासों का क्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो राजनीति क्या है? एक संभावनाओं का क्षेत्र है। अगर आपकी संभावना बनी तो आप सीट हासिल कर ले पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आप आसानी से एमएलए, एमएलसी, विधायक भी बन सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसको आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करो, ये बोर्ड के पेपर में पक्का पूछेगा। ठीक है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय यानी सैलरी सबसे ज़्यादा है, इनकम सबसे ज़्यादा है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय? तो सबसे ज़्यादा किस देश की है, किस राज्य की है? हरियाणा की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी भी ज़्यादा है, लोग भी यहाँ पे जाकर के काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई यहाँ की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनकम है। ठीक है, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जीडीपी से क्या समझते हैं? जीडीपी से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है। तो जीडीपी मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। इसको यहाँ पे तैयार करके जरूर से जरूर जाना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार मतलब क्या? कि दो देशों के मध्य जो होने वाला व्यापार है उसी को हम क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार बोलते हैं। तो दो देशों के मध्य ये व्यापार होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। अब उत्पादन का साधन कौन हो सकता है? पूंजी, लाभ, सेवाएं या कर? तो जब पूंजी नहीं रहेगा तब कैसे प्रोडक्शन कर सकते हो? तो पूंजी इसका मेन क्या हो सकता है? साधन हो सकता है, जरिया हो सकता है किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी बिजनेस का। ठीक है, जब पूंजी नहीं रहेगा तो आप किसी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे, किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाओगे। जब बिजनेस नहीं हुआ तो प्रोडक्शन कहाँ से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसके बारे में बताना है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना यहाँ पे न्यूयॉर्क यानी कि जिनेवा में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1982, 1984, 1985, 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये जो पारित हुआ था, एक्ट जो पारित हुआ था सन 1986 के दौरान पारित हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में गारंटी बोल रहा हूँ 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बोर्ड के पेपर में पक्का पूछेगा। क्यों? सूचना पाने का अधिकार, जो आरटीआई होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है,
राइट टेक टू इन्फॉर्मेशन होता है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। सूचना पाने का अधिकार, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, किसी भी चीज़ का ब्यौरा आप निकलवा सकते हैं। ये जो एक्ट आया था सबसे पहले क्या पूछा गया कि कब पारित हुआ, तो ये पारित हो गया था 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में, लेकिन अक्टूबर महीने में पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था? ये सन 2005 में पारित हो गया था। इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन, सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन यही है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? औसत आय के नाम दूसरा क्या है भाई? कुल आय, राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति आय, या ये सभी। तो औसत आय मतलब क्या होता है? जिसे हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बोर्ड के पेपर में अब की बार 99% दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये आ सकता है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बताया प्यारे बच्चों, अब की बार यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करना है और बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हैं इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इसका सोल्यूशन करवा दूँ। मैं इसका A to Z हर एक सेक्शन का, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों सेक्शन का यहाँ पे जितने यहाँ पे शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर है, ठीक है, मीडियम आंसर है या मानचित्र वाले हैं, सब कुछ मैं ऑलरेडी करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।